विवेकान्तवरप्रद अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव। मी थोडा वाईट ठेवतोय, क्लोज करते। अब जाए ऐसा पल होता है। और अब देखिए, लॉस सबके लिए है, उनसे बड़ा लॉस किसी का नहीं है। नहीं, किसी का नहीं है। पूरा जीवन जिनके साथ आपने बिताया हो, और अब ये गंगा जल से सुनेत्रा पवार शरीर को गंगा जल अर्पित करती हुई नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि हर एक इलाके की अपनी परंपरा, अपने अपने संस्कार होते हैं। हर इलाके में थोड़े थोड़े वो संस्कार बदलते जाते हैं। हाँ, क्योंकि अभी तक हमको लग रहा था कि महिलाएं शायद चिता के पास नहीं जाती लेकिन हैं। अब आप देखिएगा, जैसे अटल जी के निधन में उनकी जो मतलब दत्तक जो बेटी हैं, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। सुषमा स्वराज जी के केस में इस तरह की चीजें हुई। तो अब परंपराओं को हम लोग अपना थोड़ा अपने ढंग से निर्माण भी कर रहे हैं ग्रेजुअली, और वो होना भी चाहिए। क्योंकि कुछ चीज में हम पुरानी बिल्कुल चीजों को, तो दोनों का समय के साथ थोड़ा सा उसका बदलना वो जरूरी है। और ये जो चीजें हैं, मैं ये मानता हूं कि जिसका सबसे बड़ा लॉस है वो घाट पे उनको जाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत फीलिंग है, मैं अपने परिवार में भी ये चीज कहता हूं कि क्यों महिलाएं वहां जाने से या उस समय से वंचित हों। लेकिन ये इतना मुश्किल होता है। पर्टिकुलरली मैं बहुत साधुवाद दूंगा सुनेत्रा पवार को, जो उन्होंने इस समय में अपने आप को इतना कंपोज रखा हुआ है। बहुत मुश्किल होता है उस समय में इतना कंपोज करना, और वो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंपोज रखा है, शायद वो ये भी समझ रहे हैं कि उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है या लिगेसी है, या जितने लोग वहाँ जमा हैं और बाकी हजारों लाखों लोग जो बाहर देख रहे हैं, वो इस समय वो कैसे इस समय सिचुएशन को हैंडल कर पाती हैं, अपनी भावना को कितना वो रोक पाती हैं और वो कर पाती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी देखने की चीज होगी। और आप ये देखिए, सुप्रिया सुले जिस तरह से सुप्रिया सुले भाई के चरणों में इस वक्त, हालांकि वो अब तक सुनेत्रा पवार को संभाल रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपने भाई के कदमों में गई, बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब तक तो वो बहन की तरह सब चीजें संभाल रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी कि हाँ, जज्बा कंट्रोल कीजिए, लेकिन अंत में वो फूटता ही है। मतलब जब तक आप उस भूमिका में होते हो कि मुझे चीजें संभालनी है, तो आप फिर भी कर लेते हैं। और ये आप रोहित राजेंद्र पवार को देख रहे थे, भतीजे पहुंचते हैं वहां पर चाचा के कदमों में, एक एक करके परिवार के जितने भी लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो चेहरा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये हादसा इतना भयानक था कि शरीर की पहचान तक नहीं हो पा रही थी। वो तो कुछ लोग वहां पर मौजूद थे और शरद पवार वहीं बैठे हुए हैं। अब उनके लिए मुश्किल है, कितना मुश्किल है। लोग जो आ रहे हैं या बाकी, वो सबसे पहले वहां पहुंचे, तब से वो देख रहे हैं, और एक शब्द नहीं। नहीं, ये उनकी बहनें हैं, माफ कीजिएगा। बहनों पर बड़ा लाड था। और कल जब मीडिया कर्मियों से वो बात कर रही थी, तो वो ये कह रही थी कि ऐसा भाई भगवान हर बहन को दे। और सुप्रिया सुले दोबारा परिवार को संभालती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, एक एक करके वो सबको ला रही हैं। ये सुप्रिया सुले की ये जो हरी साड़ी में आपको दिखाई दे रही है, शरद पवार की धर्मपत्नी है। वो
परिवार तो बिल्कुल ही एक कनेक्टेड है ना, मतलब अभी ये जब अलग अलग फाड़ हुआ पार्टी का, तब मतलब इतनी सारी चर्चा हो गई। और ये भी देखिए कि आमतौर पे मतलब जिस तरह से मतलब कोई एक ही सिबलिंग के तरह, वो इमीडिएट कजिन की तरह नहीं थे सुप्रिया सुले और अजीत पवार, वो यहाँ भी एक चीज वो परिलक्षित हो रहा है कि बिल्कुल एक भाई बहन की तरह, चूंकि सुप्रिया सुले एक पब्लिक फेस हैं तो वो चीजों की व्यवस्था वो संभाल रही थी। लेकिन ये घड़ी तो मतलब आकर के सब कुछ, इस घड़ी पे शरद पवार के लिए भी मुश्किल घड़ी है, बाकी सभी लोग के लिए। एक एक करके परिवार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये वो आखिरी अंतिम क्षण है जब अजीत पवार से इस तरीके से उनकी मुलाकात हो रही है। हर कोई पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने भावनाओं पर, अपने भाव पर काबू पा सके, लेकिन ऐसा हर बार मुमकिन नहीं होता है। और अंतिम दर्शन भी ऐसे होंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि आखिरी बार उनका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हो पाएगा। ये सबसे दर्दनाक, ये सबसे दर्दनाक चीज यही है। धीरे धीरे करके, और देखिए कैसे एकदम शांति में तमाम लोग जो हैं, मुझे नहीं लगता वहां पर बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई है। नहीं कोई वो नहीं मुझे है, ऐसा, मैं अरुण से एक बार जरा पूछ लेते हैं। अरुण, आप वहीं पर मौजूद हैं? अच्छा, अरुण से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। अब धीरे धीरे करके तमाम लोग आ रहे हैं। किया जा रहा है। और जिस क्षणों की बात आप कर रही थी, जिस तरह के, जी अरुण, नहीं, शायद मेरी आवाज अरुण तक थोड़ा देरी से जा रही है, लेकिन अरुण मुझे सुन पा रहे हैं। अरुण, आप वहीं पर मौजूद हैं? आप देखिए लकड़ियां जो हैं वो रूबिका पार्थिव शव पर रखना शुरू कर चुके हैं। मैं ये कह रही हूँ, लोग बहुत शांति से एकदम देख रहे हैं सब कुछ। देखिए, इस क्षण की जो इसका दुख होता है वो आप महसूस करें अगर जो दो बच्चे हैं उनकी आंखों में, जो उनकी बहन है, जो उनकी पत्नी है, सबसे ज्यादा, जैसा कि संजय जी कह रहे थे, सबसे ज्यादा जो दुखों का पहाड़ है उनकी। जी ये जो हरी साड़ी में आपको दिखाई दे रही है, शरद पवार की धर्मपत्नी, तो वो उनको, उनके लिए बहुत ही मुश्किल क्षण था। हालांकि सुप्रिया सुले लगातार उनके साथ बनी रही और उनको लेकर के मंच तक आई, अंत्येष्टि स्थल तक आई, और उसके बाद जो क्रिया थी विधि विधान के साथ उन्होंने संपन्न की, उसके बाद लेके उनको वापस गई। लेकिन दोनों जो बेटे हैं उनकी आंखों में देखिए अगर आप, और अगर देखिए किस तरह से लोग आखिरी बार उनको प्रणाम कर रहे हैं, आखिरी बार उनको विदाई दे रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि आज के बाद अब उनके होने का एहसास नहीं होगा। ये बात जरूर है कि उनकी यादें रहेंगी, उनकी तस्वीरें रहेंगी। लेकिन कहा यह जाता है रूबिका, हमेशा ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना चरित्रवान था, उसकी धमक चमक क्या थी, उसके जाने के बाद किस तरह से लोग याद करते हैं, उससे साबित होती है। और जिस तरह से बारामती ने अपने बेटे को याद किया है आज, जिस तरह से आम लोगों ने, खास लोगों ने, सब ने एक सुर में उनको याद किया। सूले देखिए जिस तरह से अपनी, जी अरुण, आपको सुन रहे हैं हम, अपनी बात जारी रखिए प्लीज। जिस तरह से रूबिका शरद पवार जी की पत्नी ने जो आखिरी विदाई दी है वो बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि किसी माँ के लिए अपने सामने अपने बेटे को इस दुनिया से विदा कर पाना बहुत ही भावुक होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और वो मुश्किल दिखाई दे रही थी शरद पवार जी की जो पत्नी हैं उनके चेहरे पर। सुनेत्रा पवार जो धर्म पत्नी अजीत पवार जी की थी, उनके चेहरे पर भी, उनकी भावभंगिमा भी, हालांकि जैसा कि आप कह रही थी, बहुत कूल कंपोज रखा अपने आप को, लेकिन फिर भी एक पत्नी के लिए ये दुख सहना, एक पुत्र के लिए ये दुख सहना, एक चाचा के लिए, एक चाची के लिए निश्चित रूप से जी बहुत मुश्किल क्षण है। और ये जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने, ठीक सामने ये अंतिम क्रिया हो रही है, अंत्येष्टि की जा रही है। अब इसके बाद जो सब लोग मिल रहे हैं रूबिका, इसके ठीक बाद जो लकड़ियाँ रखी गई हैं वो लकड़ियाँ उनके ऊपर रखी जाएंगी, और उन लकड़ियों को रखने के बाद फिर जो घी आदि सामग्री जो होती है, जो हवन की सामग्री होती है, घी होता है, वो सब कुछ उसमें डाला जाएगा। और उसके बाद फिर मुखाग्नि देंगे। जो बड़े बेटे होते हैं सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म की परंपरा में, जो सबसे बड़ा बेटा होता है
उसका हक होता है, वो मुखाग्नि देता है और तभी ये कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति जो है एक पिता को होती है। हालांकि आज के दिन में आप देखेंगे कि जिनके सिर्फ बेटियां हैं वो भी मुखाग्नि देती हैं, लेकिन पुराणों में, धर्मशास्त्रों में, परंपराओं के मुताबिक ज्येष्ठ पुत्र जो होता है उसको ये अधिकार मिलता है। लेकिन अब तमाम परंपराएं बदली भी हैं और जिनके पुत्र नहीं हैं उनकी पुत्रियां ही मुखाग्नि दे रही हैं। लेकिन ये आज का जो क्षण है, उनके परिवार के जो लोग हैं रूबिका, उनको अगर आप देखें, आसपास के लोग हैं उनको अगर आप देखें, हम लोग तो सामने से देख रहे हैं ये सब चीज़ें, अगर आप देखेंगे हम बहुत देर तक वहाँ पर खड़े रहे, बहुत हृदय विदारक होता है। जो घर के परिवार के छोटे बच्चे हैं वो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कोशिश कर रही थी सुप्रिया सुले की उनको लेकर के जाएं मंच पर, लेकिन वो नहीं गए वहाँ पर। जो लोग वहाँ जा रहे हैं, एक तो होती है विदाई और एक होती है बहुत ही मुश्किल विदाई। देखिए, एक नेचुरल डेथ होती है रूबिका, जिसमें परिवार के लोगों को कोई बीमारी से मर रहा है तो परिवार के लोगों को एक आशंका रहती है, एक कंडीशनिंग हो जाती है कि चलो डॉक्टर से बात करने के बाद एक पता होता है कि अब ये अंतिम क्षण की तरफ बढ़ रहा है कोई व्यक्ति। लेकिन इस तरह से अचानक चले जाना जिसके बारे में आपने सोचा ना, और मैं तो दिल्ली में जब मौजूद था, सुनेत्रा पवार वहीं पर थी क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था और वो वहीं पर थी और शरद पवार के घर वो पहुंची थी, जहां से उन्होंने चार्टर के लिए वो एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां से उनको वापस लाया गया बारामती। तो जब अनएक्सपेक्टेड इस तरह की घटना कोई हो जाती है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो सपने में भी, 65 साल 66 साल की उम्र, एकदम फिट थे, सुबह उठते थे जैसा कि हर कोई याद कर रहा है, ऐसे क्षण में अचानक चले जाना लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं और परिवार के लोग तो कतई नहीं, क्योंकि हर पल हर क्षण लोग अपने लोगों को आसपास ही ढूंढते हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था रूबिका, किसी का बच्चा कोई 2 सेकंड के लिए आंखों से ओझल होता है तो पूरा परिवार उनको ढूंढने लगता है, सदमे में चले जाते हैं लोग कि आखिर कहां चला गया चश्मो चिराग हमारे परिवार का। और अब तो एक मां के सामने, एक पत्नी के सामने और एक पुत्र के सामने अजीत पवार हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रहे हैं और जहां से कभी लौट के कोई वापस आता नहीं, और आता भी है तो किस स्वरूप में आता है वो हमें पता नहीं चलता। जो हमारी परंपरा और जो हमारी मान्यता है, आत्मा अजर अमर है, ये हमारे शास्त्रों में और गीता का सार ये है। लेकिन फिर भी शरीर जो है नश्वर, वो छोड़ करके इस दुनिया को किसी दूसरी दुनिया की यात्रा पर जा रही है और उस दुनिया की यात्रा पर जब जाते हैं तो इस दुनिया में जो लोग रह जाते हैं उनके पास उनकी यादें होती हैं, उनके पास उनकी कथाएं होती हैं, उसके पास उनका कंडक्ट, उनका व्यवहार, उनके प्रति लोगों का सम्मान, जुड़ाव, लगाव, प्यार, प्रेम, व्यवहार, ये जो चीज़ें होती हैं, जो दुनियावी चीज़ें हैं रूबिका, आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं, ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये हमेशा छोड़ के यहीं चली जाती हैं, जिसको मेटेरियलिस्टिक हम कहते हैं, वो यहाँ छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन जो उनका कंडक्ट होता है, जो उनका कैरेक्टर होता है, वो सदियों तक, दशकों तक लोगों के जेहन में, दिलों में और किंवदंतियों में लगातार बना रहता है। और अजीत दादा पवार को लेकर के भी कई किंवदंतियां हमने सुनी, किसी तरह वो लोगों से मिलते थे, कैसे उनके काम करते थे, कैसे उनके करीब रहते थे। देखिए आप, वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, 6 बार के उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, तमाम मंत्रालयों के मंत्री, लेकिन जिस सहजता से लोगों से मिलते थे वही आज उनकी पूंजी है और उसी पूंजी के सहारे जो पवार परिवार है यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करता रहेगा, लोगों से कनेक्ट करता रहेगा। रूबिका, अरुण हमारे साथ आप बने रहिएगा। हालांकि कनेक्शन का थोड़ा इशू था और अब मेरे ख्याल से वो सॉल्व हो गया। हम भी समझ रहे हैं लाखों की तादाद में भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई है और ये आप देखिए एक एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं जहां पर दाह संस्कार के पहले जो लकड़ियां शरीर के ऊपर, पार्थिव शरीर के ऊपर रखी जाती है, वही क्रिया अभी आप होते हुए देख रहे हैं। फूलों से पूरी की पूरी चिता को, और अलग अलग 5 सामग्रियां होती है जिसमें घी है, शहद है, वो तमाम चीजें जो है, और उसकी एक बकायदा उसका एक मेजरमेंट होता है कि इतनी तादाद में आपको या इतना लीटर घी लग जाता है, फूल कितना आना चाहिए, लकड़ियां कितनी होनी चाहिए और कितनी भारी, कितनी वजन वाली होनी चाहिए, इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। इसलिए भी क्योंकि हिंदू ये मानता है, सनातनी ये मानता है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो उस शरीर का फिर इस दुनिया में कोई काम रहता नहीं, उस शरीर को रखकर क्या किया जाएगा, और इसीलिए उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। जैसा बता रहे थे, हिंदू अंत्येष्टि संस्कार उसको नाम दिया गया है, अनुष्ठान होता है मंत्रोच्चारण के साथ, तमाम सामग्रियों के साथ फिर अंतिम विदाई दी जाती है। परंपरागत रूप से जो हिंदू अंत्येष्टि अनुष्ठान है वो मंत्रों के साथ और जापों के साथ होती है। अभी वही क्रिया आप होते हुए दिख रहे हैं। ये शैया, ये चिता जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसके आगे जो है वो फूस लगाई जाएगी ताकि अग्नि पूरी तरीके से ज्वलित हो सके
पार्थ और जय पवार दोनों अभी आपको एकदम चिता के करीब दिखाई दे रहे हैं। उनके भाई श्रीनिवास निगरानी किए हुए आपको दिख रहे हैं। तो परंपरागत रूप से मंत्रों के जाप के साथ, जो कि एक पुरोहित वहां पर तो कई आपको दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार मंत्रों जाप करते रहते हैं। और जो सबसे बड़ा पुत्र है मृतक का, वो मुखाग्नि देता है। तमाम परिवार और मित्र उस जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन यहां पर मित्र और परिवार को आप छोड़िए, पूरा बारामती इकट्ठा हो गया है। आप देखिए तो सही किस तादाद में लोग आए हैं। और अभी अरुण कितनी सही बात कह रहे थे कि आज की तारीख में जब लोगों के हाथों में मोबाइल फोन है, बहुत बड़ी सुविधा है ये कि आप सब कुछ लाइव अपने घर पर देख सकते हैं, आराम से जहां कहीं भी आप मौजूद है वहां देख सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा बारामती, आसपास के इलाकों के गांव मानो इकट्ठा है वहां पर, और सबने सब कुछ त्याग दिया है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद चार कंधे आज की तारीख में नसीब होना मुश्किल है। और आप यहां देखिए, आप जो बात कह रही हैं उसमें अहम यह है कि वो लोग किसी चीज को पाने की लालसा से आमतौर पे भीड़ उमड़ती है। लोग जो कतार में खड़े होते हैं, ये लोग अंतिम विदाई देने अपने आप आए, जिसमें हर तरह के मतलब समुदाय हो, जो किसी भी तबके के लोग देख लीजिए, खुद कोई कंधे पे बैग लादे हुए हम देख रहे थे चले आ रहे हैं, पुरुष हैं, महिला हैं। ये व्यक्ति का अपना एक कैरेक्टर को बता रहा है। जो चले गए हैं उनका क्या कैरेक्टर था, उन्होंने क्या अर्न किया है, किस तरह से लोगों के साथ एक कनेक्ट बनाया है, और परिवार ने भी जो कनेक्ट बनाया है, और जिस तरह की लिगेसी, मतलब आप एक बार जिक्र कोई कर रहा था कि उधर परिवार के नाम पे अमित शाह आ रहे हैं। एक बार फुल स्क्रीन आप तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पुष्प अर्पित करेंगे, रीत इसे कहते हैं। प्रफुल्ल पटेल उनके साथ में है, वो पीछे की तरफ रामदास आठवले आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये उन्होंने अर्पित किए उनके चरणों में पुष्प, नमन किया। और धीरे धीरे करके अब तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और आखिरी सलाम अपना पेश करेंगे। पुष्प चक्र वाहून श्रद्धांजली अर्पण केल्यानंतर बाणवंदना देणार आहेत। 1 तारीख को बजट पेश होना है और संसद सत्र चल रहा है, लेकिन अजीत पवार का रुतबा ऐसा कि देश के गृह मंत्री बेटों से मुलाकात करते हुए, पार्थ और जय से मुलाकात करते हुए, और ऐसे समय पर क्या कहा जाए। देखिए, क्योंकि काफी अहम भूमिका अमित शाह की रही, वो जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, या जो अजीत पवार साथ में आए, एकनाथ शिंदे साथ में आए, और जिस तरह की समरसता और कोऑपरेशन से चल रहा है। क्योंकि कई बार वहां कोई इशू होता है तो फिर रिजॉल्व करने के लिए आप किसी अपीलेट अथॉरिटी के पास या पावर के पास और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आखिरी नमन अपना देते हुए अजीत दादा पवार को। राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस। और अब लोग धीरे धीरे करके, चूंकि तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आकर उनकी भी झलक पाना चाहते हैं। अपने अजीज नेता अजीत दादा पवार के अंतिम संस्कार पर पूरा शहर, पूरा महाराष्ट्र उमड़ पड़ा है। देवेंद्र फडणवीस अपना अंतिम नमन पेश करते हुए अजीत दादा पवार को। और एक पूरी परिक्रमा की जाती है। हाँ। ये आखिरी सलामी की तरह होता वो है। एक परिक्रमा आप ऐसे भी देखेंगे कि हमारे यहाँ मंदिरों में भी परिक्रमा की जाती है। हाँ। और इस समय में परिक्रमा है कि आप सारा जो मतलब एक ब्रह्मांड का जो कॉन्सेप्ट होता है, इस समय वही सर्वस्व हैं, और उनके इर्द गिर्द चल करके आप उनके शरीर के हर भाग को टच करते हुए या उनको घूम करके आप नमन करते हुए निकलते हैं। क्योंकि ये उनको आखिरी जो प्रणाम कह लीजिए, आखिरी उनके शरीर को, आत्मा तो चली गई लेकिन उनको शरीर को, दिवंगत को याद करते हुए, ताकि यहाँ से जाकर के उनकी जो पंच तत्वों में जो विलीन होती है, वो उनके पूर्वजों के साथ जाकर के वो विलीन हो करके अपना दूसरा जो समाज है उसको खोज सकें, और अपने जो यहाँ जो बाकी बच गए हैं उनको आशीर्वाद, अपने आशीर्वचन देते रहें।
ये नितिन गडकरी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले, अजीत पवार से बहुत बहुत याराना संबंध। ये सारे लोग लगभग एक एज ग्रुप के हैं, एक ही वक्त पर आए हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक चीज और भी खास है कि बाकी प्रदेशों में जिस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदी के बीच में यहाँ नहीं होता, यहाँ फ्लोर पे है, राजनीति में है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध उनके काफी अच्छे हैं। ये एक खासियत है महाराष्ट्र की राजनीति की। और ये देखिए, मैंने आपसे कहा था गोवा के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अजीज मित्र थे दोनों। और कल मुझे बता रहे थे प्रमोद सावंत के महाराष्ट्र के एक होटल में मेरा रुकना हुआ और हम दोनों के कॉमन मित्र थे जो अजीत दादा पवार के पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने फोन करके कहा कि देखिए, मैं गोवा के सीएम को बुलाता हूं, आपके पास आएंगे। तो अजीत पवार ने थोड़ा रुष्ट होकर कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हो आप, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उप मुख्यमंत्री हूं और वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। और उम्र में अजीत दादा पवार बड़े हैं प्रमोद सावंत से। तो उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं आएंगे, वो मुख्यमंत्री हायरार्की में वो मुझसे बड़े हैं, हम जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। क्या बात। जबकि तीनों दोस्त थे, मित्र थे। और वो उठे और जिस फ्लोर पर वो रुके थे उसके नीचे वाले फ्लोर पर प्रमोद सावंत थे, वो जाकर बाकायदा प्रमोद सावंत से मुलाकात करते हैं। और फिर ये बात वो नहीं बताते, ये बात उनके वो तीसरे मित्र बताते हैं जिन्होंने उनसे ये कहा था। तो प्रमोद सावंत कह रहे थे कि आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यहाँ तो कोई फॉर्मल रिलेशनशिप भी नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने इस मर्यादा को, इस सम्मान को जीवित रखा। और कहा 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, जब फोन करता था अगर काम हो जाता तो हो गया, नहीं होना होता था तो वो कहते नहीं थे कि मैं देखता हूं, फौरन कहते थे नहीं हो पाएगा। इतनी साफ गोई उनमें थी। और ये एक एक करके आप देखिए तमाम, अभी एकनाथ शिंदे को आप देख रहे थे जो पहुंचे, और प्रफुल्ल पटेल देखिए अभी सारी व्यवस्था को संभालते हुए, क्योंकि जब अलग हुए तो प्रफुल्ल पटेल सबसे प्रोमिनेंट व्यक्ति थे, सब कुछ आगे करने वाले। तो इस समय जब प्रफुल्ल पटेल इस क्रिया का निर्वहन कर रहे होंगे, साथ में उनके माइंड में और भी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। ये राहुल नार्वेकर थे विधानसभा में जो अभी जीते हैं। बहरहाल तो इन सभी लोगों के लिए यहाँ से जब ये कार्य निर्वाह करके निकलेंगे, निर्वित करके, तो सबसे बड़ी चीज होगी कि इससे आगे क्या, वो यक्ष प्रश्न शाम तक इनके सामने आकर के खड़ा होना शुरू हो जाएगा कि इसके आगे क्या। और ये रामदास आठवले आपको दिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री भुजबळ साहेब, और महाराष्ट्र के मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, उज्ज्वल जी। त्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधरजी मोहोळ, तसेच सन्माननीय खासदार शाहू महाराज छत्रपती, चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्यानंतर सन्माननीय भुजबळ साहब। चंद्र पाटिल जी के बाद अब एनसीपी के पूर्व और दिग्गज नेताओं में से एक छगन भुजबल इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लोकेश, आपसे विनती है सन्माननीय छगन भुजबळ साहेब यांच्यानंतर हसनजी मुश्रीफ, अपल्या लाडक्या नेत्याला मुश्रीफ को आप देख रहे थे, ये वही हैं जो फूट फूट कर रो पड़े थे जैसे ही खबर मिली थी यानंतर उच्च व कि अब अजीत पवार नहीं रहे हैं।
चंद्रकांत दादा पाटील होता है पर्सनलाइज जब कोई इस तरह की चीज माझी होती है, विनंती आहे स्वाभाविक तौर पे आपल्या सगळ्यांना मित्र दोस्त प्लीज अभिभावक सब कुछ महाराष्ट्रभरातून आपण आदरणीय दादांच्या प्रेमापोटी आलेला आहात. और ये चंद्रकांत दादा पाटिल को आप इस वक्त देख रहे हैं. ये तमाम दिग्गज आज अपने प्यारे अजीत नीरज दादा को चंद्रशेखर या अंतिम नमन करते हुए आपण आपको दिखाई दे रहे हैं. लेकिन सबसे दुखद ये है कि इनमें से कोई भी अंतिम बार वो चेहरा नहीं देख पाएगा. समोरून बसायला सुरुवात करा. मुस्कुराता मागच्या हुआ बसा. मजबूत पोलिसांना सहकार्य करा. फक्त थोडा वेळ प्लीज सहकार्य करा. मुरलीधरजी मोहन वो निर्णय अंत में श्रद्धांजलि जाकर अर्पण के करना. समय. हो जाता है समय काल विधि का विधान मतलब उसके आगे फिर त्यानंतर छत्रपती शाहू महाराज श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी येतात. मुरलीधर मोहरे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. आंध्र पुणे से प्रदेश से आदरणीय सांसद मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी नारा हैं. लोकेश और ये केंद्रीय मंत्री तारा लोकेश. नीरज जी चंद्रशेखर हॅलो आदरणीय खासदार हॅलो हर्षद आला लाईनवर आला हर्षद हर्षद खासदार कृष्णाजी टील देवराई डाऊन कर आणि झूम इन कर. रेव्हेन्यू मिनिस्टर प्रसाद जी हर्षद बॅटरी चेंज करतोय. सीएम रमेश एक आदरणीय के बाद एक अब ये सिलसिला, क्योंकि चहेते नेता थे तो ये लंबी फहरिस्त होगी. मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. सन्माननीय मान्यवर हर्षद या ठिकाणी बॅटरी चेंज उपस्थित करतोय राहतात. त्याचा कॅमेरा घेऊन जो अपनी मंत्री रक्षा पुष्पांजलि जी, अर्पित करना चाहेंगे, श्रद्धांजलि ये है. कर हर्षद बॅटरी चेंज कर. काफ़ी ऑर्डरली तरीके से भी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया है जनरली. और प्रफुल्ल पटेल देखिए वो नीलम लगभग ताई सभी लोगों को गोरे। सपोर्ट करते हुए वो ला रहे हैं. और आदित्यताई क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर हैं, ये नारा लोकेश जो अभी पार्थ से बात कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश के मिनिस्ट्री मतलब वहाँ के सन्माननीय कह लीजिए मंत्री एक तरह आंध्र रक्षा जी राजनीति में बगल के. वर्तमान भी और हा टील डाऊन कर. हर्षद टील डाऊन कर. किती बस काय वनमंत्री गणेशजी नाईक साहेब झूम इन जा क्लोज जा. सन्माननीय पंकजताई मुंडे और ये पंकजा मुंडे आई हैं. झूम इन जा. फिरताना इकडनं शॉट मिळतोय. तू फक्त त्यांचा close नहीं, इनके घेऊन बाद जाना. जो हैं. आणि पाय- सन्माननीय वनमंत्री गणेशजी नाईक आदित्यताई तटकरे प्लीज ड्रोन आहेत ज्यांचे खाली घ्या त्यावर कारवाई करण्यात येईल. ड्रोन अलाउड नाहीये प्लीज. त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री माजी ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार जी शिंदे तसेच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण माजी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धनजी सपकाळ ओके ओके. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष सुनीलजी तटकरे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष शशिकांतजी शिंदे हे समोर प्लीज एवढ्याच टापूमध्ये ये पंकजा मुंडे अब आई हैं. प्लीज रिक्वेस्ट आहे. अंत्यविधीच्या सुरुवातीला जी विनंती आम्ही केलेली होती तो पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि पंकजा मुंडे के लिए तो आज की तारीख सब कुछ अपनी आंखों के सामने लेकर आ गई होगी. इसी तरह से इन्होंने अपने पिता को खोया था आदरणीय मंत्री जबकि वो गिरीश केंद्र में थे महाराष्ट्र की सियासत के. ड्रोन खाली घ्या. पोलीस विभागाची सूचना आहे. माना जा रहा था कि भाजपा के वहाँ के भविष्य जो हैं कर्ता धर्ता अब गोपीनाथ मुंडे होंगे. और गोपीनाथ मुंडे मतलब अकस्मात इस तरह से चले गए. सियाज गाड़ी की पिछली सीट पे बताइए एक छोटा सा कहीं पे ब्रेक लगता है और मतलब ये भी एक विधि का विधान टाइप का उस हादसे को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. उस समय ये काफी यंग भी थी, इतने समय हो गए. तो वो एक जो पूरा का पूरा उलटफेर था
और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नितिन गडकरी और आपके वर्तमान मुख्यमंत्री वो दोनों लोग सामने आए। देवेंद्र फडणवीस की कहानी वहां से भी आगे शुरू होती है, क्योंकि एक समय में वो लगता था कि नितिन गडकरी वहां ज्यादा वो वहां पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, और यहाँ फिर आज आकर के एक ऐसी घड़ी आ गई है जो आपने जिक्र किया कि पद्मजा मंडे के सामने पूरा का पूरा सिचुएशन एक रिक्रिएट आज सम्माननीय मंत्री जय कुमार जी गोरे, परिणीति शिंदे, सुशील कुमार शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री, और साथ में आप देख ही रहे हैं सन्माननीय उनकी बेटी है परिणीति शिंदे, त्याचबरोबर पिता और पुत्री इस विखे वक्त पाटील दोनों। साहेब, अपन सर्व मान्यवर या ठिकाणी येऊन आप देखिए ऐसे कम मौके होते हैं जब चिता फूलों से एकदम लद जाती है। सन्माननीय और जैसा मैंने आपको कहा था फेरिस बहुत लंबी है ये। हाँ, ये और इन्होंने जिस तरह से किया है वो भी एक ऑर्गेनाइज तरीका है। देखिए, ये वाला पार्ट स्टेट नहीं करता है, ये परिवार का, या स्टेट ने जिस तरह से भी पूछा होगा सरकारी व्यवस्था, ये परिवार के साथ वो निर्णय करके हाँ, कि कैसे क्या किया जाए, तो इतना ऑर्डरली करना और इतने सारे लोग को, क्योंकि अंत में जो लोग जाते हैं उनको लगता है कि हमारा भी किसी तरह जाकर के हम एक अंतिम उनको प्रणाम करके एक भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि देके विदाई करें। आमतौर पे ये होता है कि आप जाते हैं, खड़े होते हैं, पीछे कहीं रह जाते हैं, दूर से नमस्कार करते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया करके जो गए हैं उनको भी संतोष, उनके जो समर्थक हैं सारे, जो लाखों लाख की भीड़ वहाँ है, उनको भी लगता है कि हमारे नेता को जो सम्मान चाहिए था, हमारे पार्टी के अग्रज नेता, अभिभावक, जो कह लीजिए, कोई देवता कह रहा है, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनके जो सहयोगी लोग हैं राजनीति के क्षेत्र में, प्रदेश में, प्रदेश के बाहर, और जो देश की राजनीति में जो नेतृत्व, जो इस समय प्रदेश और देश की राजनीति में जो भी नेतृत्व कर रहे हैं, वो सारे लोग हैं, और अन्य राज्यों को बहुत ही ग्रेटिफाइंग फीलिंग होता है। फैमिली के लिए भी आपका जो लॉस है उससे उबरने के लिए भी ये सब चीजें काफी सहयोग करती हैं। आप रीत देखिए ना, मतलब वो पूरा का पूरा भर गया। वो बीच में आकर के वो जो सेवा कर्मी हैं वो रीत को सजा करके जा रहे हैं सही स्थान पे, इधर उधर करके, ताकि वो कहीं गिर न जाए, बाकी किसी तरह का वहाँ क्षति ना हो। संजय जी राठौर साहब तो लगातार वो लगा भी रहे हैं, और उसको कुछ लोग इधर उधर व्यवस्था में वो करते जा रहे हैं ताकि व्यवधान ना हो। और ये इस वक्त स्क्रीन पर आपको रितेश देशमुख दिखाई पड़ रहे हैं। सन्माननीय राधा कृष्ण विखे पाटील, अमित जी कल्याणी उद्योजक, सन्माननीय खासदार श्रीकांत जी शिंदे, रितेश देशमुख विलासराव देशमुख के बेटे। देखिए, ये भी है कि अभी तक विलासराव देशमुख और मतलब उनका भी निधन एक तरह से काफी दुखद था। रितेश देशमुख राजनीति में तो अभी तक प्रखर रूप से नहीं है, लेकिन हाँ, एक राष्ट्रवान अपने पिता को भी रिप्रेजेंट करते हुए, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए, पुराना जो पारिवारिक संबंध है उसको रिप्रेजेंट करते हुए। आदरणीय आमदार सचिन जी आहिर, या ठिकाणी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदरणीय, तो वो ये कह रही थी कि ऐसा भाई भगवान हर बहन को दे। और सुप्रिया सुले दोबारा परिवार को संभालती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, एक एक करके वो सबको ला रही हैं। आदरणीय दादांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आदरणीय उद्धवजी ठाकरे, आदरणीय राजजी ठाकरे हे आदरणीय दादांचं अंत्यदर्शन करून गेलेले आहेत। त्यांचे संपूर्ण कुटुंबीय, पवार कुटुंबियांच्या दुःखामध्ये सहभागी आहेत। एक एक करके आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं विद्या प्रतिष्ठान बारामती की, जहां पर आखिरी नमन, आखिरी प्रणाम, आखिरी विदा देने के लिए लोगों की भीड़। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, दोनों मित्र भी हैं
पार्थ शिंदे और खासदार विशाल श्रीकांत त्रिपाठी, शिंदे बापू साहेब पठाण लाइन लगाकर यांच्या तमाम वतीने बड़े नेता पुष्पचक्र किसी भी अर्पण पार्टी केलं से जाईल। उनका रिश्ता हो, महाराष्ट्र लेकिन आणि आज महाराष्ट्राच्या बाहेरून प्रफुल्ल आलेले सर्व सन्माननीय पटेल आपको जो खासदार, दिखाई दे रहे हैं सर्व वो इन सन्माननीय सभी का इस्तकबाल कर मंत्री रहे महोदय, हैं, क्योंकि आमदार अजीत महोदय, पवार से रिश्ते या इनके सर्वांच्या प्रगाढ़ थे। वतीने या ठिकाणी अजीत पवार श्रद्धांजली अर्पण के केली लिए जाते आहे। इनके दिल आणि में पुढच्या एका अत्यंत मिनिटामध्ये शोक सत्र प्रेम होणार आहे। और त्यावेळी स्नेह जनतेचे था, आवाहन केलं जिसकी जाणार वजह आहे। से इतना त्या दूर दूर से आवाहनाचं आपण आज पालन की करावं, तारीख में ही नम्र विनंती। ये यहाँ पर आए हैं। बारामती जैसा इलाका आप देखिए, वहां पर सगळ्यांना विनंती आहे की आपण इतनी आता जागेवर भीड़ बसून राहायचं आहे, वो तुम्ही और जागा उसे सोडू नका। मैनेज करना इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि ववार का ये गढ़ उसे उतनी ही खूबसूरती से सींचा गया है कुणीही अजीत दादा जागा पवार की सोडायची तरफ से। नाही। बड़े बड़े ही नम्र विनंती सड़क, आहे। बड़ी बड़ी सड़कें, सगळ्यांना चौड़ी विनंती आहे, सड़कें, जागेवर बसून राहायचंय। खूबसूरत इमारतें, हर तरह की व्यवस्था आपको बारामती में दिख जाएगी। मेरे तमाम सहयोगी वहां बारामती में मौजूद हैं और जब उनसे बात कर रहे हैं तो ये इस बात का एहसास हो रहा है। और ये देखिए आप, वो दृश्य जो बताता है कि क्या कमाई की है। यही असल कमाई है कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, जब आपसे अब कोई काम ना निकलवाया जा सकता है, ना आपसे किसी तरह का कोई रिश्ता बनाया जा सकता है, उस वक्त पर कितने लोग आपके पास, आपके साथ मौजूद होते हैं, वो आपकी वक़्त दिखाते हैं। बड़े बड़े राजाओं को ये चीज नसीब नहीं होती है। और वो होता है ना कि आप जिंदगी भर जिस चीज के लिए मेहनत करते हैं, वो वही मेहनत कि क्या मैंने इतना नाम कमाया, इतना सम्मान कमाया, क्या मैंने इतना विश्वास कमाया है। और जब आपकी मृत्यु हो जाती है, जब आपका निधन हो जाता है, तभी असल कीमत पता चलती है आपके सम्मान की, आपकी वक़्त की, आपकी क्या हैसियत लोगों के बीच में है। और आज वो किरदार अजीत दादा पवार साबित हुए हैं, जिन्होंने इज्जत भी कमाई, नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाई। और ये दौलत ये अच्छों को नसीब नहीं होती, लेकिन ये दुख है और ये शाश्वत सत्य भी है कि इस दौलत को आप जीते जी तो नहीं देख पाते हैं। ईश्वर दादा को शांति प्रदान करे, श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, लेकिन आज गमजदा पूरा का पूरा बारामती है। अजय आता मागे आहेत, त्यांनी जागेवरूनच आपण प्लीज। और ये मुझे लगता है कि लंबा सिलसिला चलने वाला है, क्योंकि लोगों की लाइन अब बढ़ती चली जा रही है। अरुण भी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि चिता, क्योंकि अंतिम दर्शन पर हमने देखा है कि इस तरीके से रीत सेरेमनी होती है या लोग फूल और पुष्प अर्पित करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतिम संस्कार के पहले वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं तमाम लोग जो उनको चाहते हैं। पर्यंत आपण सगळेजण सहकार्य करता आहात। जो पार्थिव शरीर है वो चिता पर लिटाया गया, उसके बाद परिवार के लोगों का पहला हक होता है, उन्होंने जाकर के अंतिम विदाई दी है। और उसके तुरंत बाद जो सामान्य जन लोग थे जो इंतजार कर रहे थे, वो थोड़ा सा शोर करने लगे। उनको लग रहा था कि उनको भी करीब जाने दिया जाए। हालांकि कल रात में अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर यहीं पर रखा गया था, तो तब सब लोगों ने उनका दर्शन किया था और आज भी उनके पैतृक आवास पर किया था। लेकिन जैसे ही परिवार के लोग नीचे गए, उसके बाद जो गणमान्य लोग हैं, गृह मंत्री अमित शाह से शुरुआत उसकी हुई है, और जो गणमान्य लोग हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, इसके अलावा तमाम जो उनके कैबिनेट के सहयोगी रहे, 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं और तमाम विभागों के मंत्री रहे हैं, तमाम सरकारों में उनके साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया है। वो सारे लोग आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, उनको अंतिम विदाई देना चाहते हैं, पुष्प चक्र जो है उनको समर्पित करना चाहते हैं। और ये एक प्रतीक है कि वो लोग उनको अंतिम समय में इस तरह से इस दुनिया से विदा करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो जिसको कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति की जो चमक है, किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, वो दैदीप्यमान रहे, वो हर दिल में
कई दशकों तक राज करता रहे और उनको इस तरह की विदाई दी जाए कि लोग याद रखें, और न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि जहां कहीं भी ये आत्मा जा रही है वहां स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से, शांत तरीके से वहां तक पहुंचे अपने गंतव्य तक। तो ये जो पुष्प गुच्छ देकर के उनके सहयोगी, साथी, उनके समर्थक जो उनको आखिरी विदाई देना, और एक देखिए लंबी फहरिस्त है, जैसे कि आप कह रही थी गृहमंत्री अमित शाह से इसकी शुरुआत हुई है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोवा, इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे पूर्व गृहमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, ये तमाम जो लोग हैं, जो सोनिया गांधी ने एक पुष्प चक्र भेजा था वो भी यहाँ पर उनको समर्पित किया गया, श्रद्धांजलि उनको अर्पित की गई है उनके द्वारा, उनके जो दूत हैं उनके द्वारा। तो अभी एक इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं देख पा रहा हूँ कि लाइन खत्म ही नहीं हो रही है, जबकि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो भी चाहती है कि उनके करीब चले जाएं, उनके पास जाएं और किसी भी तरीके से उनको एक झलक देखने। हालांकि जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, अब तो इतने पुष्पगुच्छ और इतने पुष्प चक्र वहां पर उनके शव के ऊपर, पार्थिव शरीर के ऊपर रख दिए गए हैं कि अब दर्शन तो कोई क्या कर पाएगा, लेकिन एक एहसास जरूर कर पाएगा, एक उनसे समीपता, जो उनसे निकटता रही है, जो उनके साथ बंधुत्व रहा है, जो उनके साथ अजीत दादा पवार का एक गार्जियन का रूप रहा है तमाम लोगों के लिए। ज्यादातर लोगों ने अपने पिता की तरह उनको याद किया है। पिता का दर्जा देखिए बहुत बड़ा होता है, और अगर किसी व्यक्ति को आम लोग पिता का दर्जा दे रहे हैं तो आप समझिए कि किस तरह का सम्मान, आदर भाव उनके मन में दिवंगत आत्मा के प्रति होगा। आज भी वो लोग चाहते हैं उनके करीब जाना, उनके नजदीक जाना। तो ये जो प्रोटोकॉल के मुताबिक रूबिका, शुरुआत गृहमंत्री अमित शाह ने पुष्प चक्र देकर के उनको आखिरी विदाई दी है, उसके बाद से लगातार तांता लगा हुआ एक लंबी लाइन है, और क्या आम क्या खास, हर कोई उनके नजदीक पहुंचना चाहता है। आखिरी बार इस चिता में आग लगाएं जो ज्येष्ठ पुत्र हैं दादा अजीत पवार के, उसके पहले लोग चाहते हैं कि उन तक पहुंच जाएं, एक एहसास लेकर के अपनी जिंदगी में रहें कि मैंने भी उनकी अंतिम यात्रा देखी थी, मैंने भी उनको अंतिम विदाई दी थी। उस व्यक्ति को जिन्होंने जिंदगी भर हमारा साथ दिया, कई दशक तक हमारे काम आए, कई दशक तक हमारे करीब आए, और हमारे दरवाजे तक सरकार को ला करके जिन्होंने खड़ा किया, हमारी जिंदगी आसान बनाई, सरकारी योजनाओं का लाभ हम तक पहुंचाया, और जो लाल फीताशाही अक्सर समाज के निचले तबके और सरकार के बीच एक बाधा बन के खड़ी हो जाती है, उसको एक पुल बना दिया उन्होंने कि सरकार जो है आम लोगों के द्वार पहुंची, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, इन तमाम चीजों की व्यवस्था की। और जिस संस्थान में उनका अंतिम सफर जारी है, जहां अंत्येष्टि उनकी होने वाली है, पंचतत्व में जहां वो विलीन होने वाले हैं, वहां पर उसको भी उन्होंने ही खड़ा किया था। हालांकि शरद पवार जो उनके चाचा, उन्होंने इसकी नींव रखी थी, लेकिन 25 सालों से कहा यह जा रहा है कि उसके हर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से लेकर के लैब से लेकर लाइब्रेरी तक, हर जगह, जिम्नेजियम से लेकर के मैदान तक, हर जगह वो खुद देखते थे उसकी, वो बहुत जागरूक थे यहाँ की विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर के। तो अजीत दादा पवार को उनके आंगन में, उनके घर में, वहीं पर उनके घर में ही उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। और जैसा कि मैं कह रहा था रूबिका, की इसी मिट्टी से निकला एक लाल जो बारामती का बेटा न सिर्फ महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षितिज पर एक तारे की तरह चमकता रहा, राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी कुछ हद तक भूमिका थी जब वो अपने चाचा से अलग हुए थे। तो लेकिन अब उसी मिट्टी में मिल जाने के लिए, और हमेशा हमेशा के लिए मिल जाने के लिए, जहां से कभी कोई लौट के नहीं आता, वापस लौटे हैं अजीत पवार। एक अंतिम बार लौटे हैं अपनी उस मिट्टी में, जहां की मिट्टी ने उनको अजीत पवार बनाया, जहां की मिट्टी के लोगों की सेवा करते हुए वो राजनीति में शीर्ष तक पहुंचे, और अपनी पार्टी में भी और सरकार में भी वो लगातार लोगों की सेवा का माध्यम बना करके वो सेवा लोगों की करते रहे। उसी जगह पर, उसी मिट्टी में लोग उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं, और लगातार मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं मेरे ठीक सामने कि लोग आते ही जा रहे हैं, और ऐसा क्षण होता है। देखिए, जो अंत्येष्टि है वो तो आखिरी बार जब सब लोग मिल लेंगे उसके बाद ही होगी, लेकिन आप देखिए कि जो प्यार है, लोगों का समर्पण है, उत्साह, लोगों की जो क्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। घृत का दीपक प्रज्वलित कर, बांस में तार से बंधे चंपक में जो चम्मच है उसमें कपूर, और ये अंत्येष्टि। कुणीही जागा सोडू नका, मानवंदना होईल, शोक शस्त्र होईल। पहले तो राजकीय सम्मान दिया जाएगा, द लास्ट पोस्ट, उसकी धुन।
रक्तचिता के चारों तरफ परिवार के 4 व्यक्ति खड़े होकर लास्ट पोस्ट की धुन, आखिरी पोस्ट। अब वक्त आ गया है कि मुखाग्नि दी जाए। जैसा मैंने आपको बताया, चिता से थोड़ी दूरी पर चारों दिशाओं में 4 व्यक्ति खड़े होंगे। मृत पात्र से सुगंधित द्रव्य मिश्रित जो घी होता है, शायद वो मंत्रों के साथ आहुति में इस्तेमाल की जाएगी। और अब बेटा मुखाग्नि के लिए आगे बढ़ता हुआ। इसमें जो दिख रहा है यहाँ की इनकी अपनी परंपरा एक जो भी होगी कि दोनों बेटे, पहले बड़े बेटे कर रहे हैं, उसके बाद छोटे बेटे के हाथ में भी आपको वो अग्नि वाली मुखाग्नि, जिस लकड़ी के दोनों भाई। तो एक तरह से कई बार आप जो कह रहे थे ना कि जगह जगह की अपनी परंपरा होती है, और परिवार भी उस परंपरा में जोड़ते जाते हैं ताकि आगे चल करके हर समय आपका एक भावनात्मक है, तो उसमें कोई चीज़ अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं जो आने वाले उस परिवार के लिए या दूसरे लोग भी जो देखते हैं या समझते हैं, भावनाएं तो सबकी होती हैं, तो ये भी अपने आप में एक मतलब अलग तरह की एक मैं कहूँगा प्रेरणादायक चित्र ही है। आप पीछे नारे सुन रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस लगने की आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल, ये स्वाभाविक रूप से दिलों से निकल करके ये आवाजें आ रही हैं। तो इस वक्त आप विद्या प्रतिष्ठान बारामती की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं अजीत दादा पवार। अंतिम संस्कार के बाद जो राख होगी, जो अस्थियां होंगी, वो जल में प्रवाहित की जाएंगी, लेकिन अभी जो शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी से, जल से, अग्नि, आकाश और वायु से, वो अब उन्हीं में लीन हो जाएगा। ये सबसे भावुक क्षण, क्योंकि यही असल माने में आखिरी विदाई का क्षण होता है। दोनों बेटों ने अपने आप को किस तरीके से मजबूती के साथ अभी कंपोस्ट तरीके से बांधा हुआ है, ये वही जान सकते हैं, ये हम नहीं जान सकते हैं। ये प्रक्रिया पहले इमोशनल होते होते फिर आप प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। आपके ग्रीफ जो है उसको या लॉस जो है, वो सेंस ऑफ लॉस को, कर्तव्य का आप निर्वहन जिस समय कर रहे हैं, तो उस समय के लिए आप वो थोड़ा सा भूल जाते हैं क्योंकि आप कर्तव्य में चले गए हैं। शरद पवार नहीं आए भतीजे के पास, वो हिम्मत शायद वो नहीं जुटा पाए। और ये देखिए इस वक्त कितने भावुक नजर आ रहे हैं शरद पवार। देखिए, ऐसे व्यक्ति, शरद पवार भी अद्भुत अपने आप में एक व्यक्ति हैं। खुद उनका स्वास्थ्य की कहानी कितने समय से चल रही है, और यहाँ एक भतीजे को बेटे की तरह उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको वो किया, इन्होंने भी पूरा सम्मान किया।
आज के समय में आपने जो कहा कि ऊपर नहीं आए, शायद इसलिए कि वो उस चीज को देख नहीं पाने का एक जो होता है हौसला नहीं जुटा पाए। या तो 21 तोपों की या फिर राइफल से 3 राउंड की फायरिंग की जाती है और इस वक्त आपको 3 राउंड की फायरिंग ही सुनाई पड़ रही है। और अब सम्मान के प्रतीक में ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाएगा। और ये महिलाएं देखिए खड़े होकर अपने प्यारे अजीत दादा को आखिरी सलाम अर्पित कर रही हैं। ये तमाम तस्वीरों में आप देखिए आखिरी दर्शन के लिए कैसे VVIPs की भीड़ उमड़ पड़ी। सबकी आंखें नम है, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब रो रहे हैं। और अब क्योंकि अंतिम विदाई दी जा चुकी है, वो देखिए रोहित राजेंद्र पवार तमाम लोगों का आने के लिए हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। और बेटे ने अब वो मटका जो है कलश गंगा जल का वो अपने कंधे पर रख लिया है। सब अब खड़े हो चुके हैं। सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया पुढे करू नका। सगळ्यांना नम्र के पास ही इस कलश को फोड़ दिया जाता है। मागच्या बाजूला घेत आहे, त्या मागच्याच बाजूने हळूहळू आपण बाहेर पडूया। बाहेर प्रचंड गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे। हळूहळू मागच्या बाजूने बाहेर पडा। सर्वांना नम्रपूर्वक आवाहन करण्यात येत आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न आपण करू नका। पोलीस विभागाला सहकार्य करूया। मला माहिती आहे अंतिम विदाई देने के बाद क्योंकि लाखों की भीड़ है वहां पर। आपल्या सगळ्यांचं ये प्रशासन के लिए भी क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है। अंतिम संस्कार में जो तमाम लोग शामिल हुए हैं, एक तो VVIPs वहां पर बेतहाशा है, ऊपर से सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात देखने हैं, लोगों के हाथों में मोबाइल फोन है और वो अपने दादा की इस अंतिम क्षण को अपने कैमरे में कैद कर देना चाहते हैं। अलविदा अजीत दादा, अलविदा। अब आप केवल यादों में रहेंगे। आदरणीय दादांकडून घेतलेले आपण हे गुण, वो सफर जो शुरू हुआ था नम्रपूर्वक विनंती है राजनीतिक रूप से 1993 में, वो सफर अब 2026 29 जनवरी खत्म होता है और सब कुछ यहीं आकर ठहर जाता है। यही वो आखिरी और अंतिम सत्य है। हमारे साथ विवेक गुप्ता भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक, अब यहां से असल प्रश्न शुरू होगा, आगे क्या? मोठं गेट आहे, तिथून हळूहळू बाहेर पडूया। विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बढ़ाएगा जी विवेक। ऑडियो या रूबिका, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है विवेक, अब आ रही है। अब बोलिए। क्या देखिए रूबिका, सबसे अहम सवाल है, अब जो है अजीत दादा पवार जो है पंचायत में विलीन हो चुके हैं, सब कुछ अब
एक तरीके से बोले कि एक युग का अंत हो चुका है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बारामती का किंग कौन। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एनसीपी अजित पवार गुट का पार्टी प्रमुख कौन। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर कौन। ये देखिए, ये तीन अहम सवाल हैं जिसको लेकर अब जो है ये सिलसिला शुरू होगा कि अब कौन होगा। क्योंकि देखिए, बारामती की जनता ने तो साफ तौर पर कहते हैं कि अजीत दादा पवार जैसा ना कोई है, ना कोई हो, ना कोई होगा और ना कोई बन सकता है। तो ये क्लियर कट है। अब देखिए, अगर हम पॉलिटिकली वाइज बात करें, देखिए इसमें पॉलिटिकल टर्मोल हर हाल में होगा रूपिका, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक पार्टी के प्रमुख की इसमें मृत्यु हुई है। महायुति में तीन पार्टी हैं, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी। एनसीपी के प्रमुख की इतने बड़े हादसे में मौत हो जाती है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि तीसरी पार्टी में कौन प्रमुख बनेगा जो महायुति में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ कदम से कदम मिलाकर सरकार को चलाए। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव आने में भी 3 साल बाकी है, 2029 में चुनाव है। और अब जो है, अगर हम चुनावी लैंग्वेज में बात करें तो एमएलए थे अजित दादा पवार यहाँ के, तो यहाँ पे अब जो होगा बाइपोल इलेक्शन होगा। बाइपोल इलेक्शन कब होगा वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, लेकिन बाइपोल इलेक्शन में कौन खड़ा होगा इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा है कि अजीत दादा की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो अभी तक जो जानकारी आ रही है कि इसमें अजीत दादा पवार की जो फैमिलीज हैं उसमें से किसी न किसी को बाइपोल में इलेक्शन में खड़ा किया जाएगा। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति की एक परंपरा हमेशा रही है, जब भी इस तरीके के हादसे होते हैं, अगर उनकी फैमिली की तरफ से कोई खड़ा होता है तो अपोजिशन में कोई पार्टी किसी भी कैंडिडेट को खड़ा नहीं करती है। ये मान के चलिए रूपिका की ये एक परंपरा है और इस परंपरा को ऑलमोस्ट सभी पार्टियां, सभी नेता, चाहे वो टॉप मोस्ट लीडर्स हो, सभी लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि अजीत दादा पवार की विमान हादसे में मौत हुई है, अगर बाइपोल होते हैं और बाइपोल होगा भी नियम कानून के हिसाब से, बाइपोल्स में अगर अजीत दादा पवार के बेटे खड़े होते हैं या फिर कोई और दूसरा खड़ा होता है तो अपोजिशन में ये मान के चलिए महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा में अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं होगा। तो वो है अपने ये बात तो अभी भी हम विवेक चर्चा कर रहे थे, की बारामती करेंगे। ये चर्चा तो हम कर ही रहे थे कि अब मतलब महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ी सी अलहदा है, खासकर जब मनभेद वाला मामला चलता है तो मतभेद होते हैं लेकिन कभी भी मनभेद नहीं होता है, यारी दोस्ती, मतलब इतना कि भाई भाई से मिलता है। शिवसेना जब टूटी तो दोनों भाई अलग नहीं हुए, पारिवारिक तौर पर एक ही रहे। पवार से जब उनके भतीजे रूठे या पार्टी टूटी तब भी एनसीपी भले ही टूटी, परिवार कभी नहीं टूटा। और अब बारामती को कौन अजीत दादा पवार की तरह संभाल सकेगा, ये यक्ष प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढना होगा संजय जी। वो इसलिए क्योंकि पार्टी दो फाड़ है। जब एक बड़ा मजबूत पेड़ नहीं रहता है, वो मैग्नेट नहीं रहता है, तो फिर बाकी तमाम कार्यकर्ता नेता फिर दूसरे बड़े मैग्नेट की तरफ जाने लगते हैं। और एनसीपी तो इस वक्त उस स्थिति में दिख भी रही थी कि क्या साथ आ जाना चाहिए कि नहीं बाहर रहना चाहिए। तो क्या बेटे अब इस परंपरा को आगे लेकर जाएंगे? लेकिन बड़ा जूता है जिसमें पैर रखना अभी मुश्किल नहीं, बेटे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखिए, आप जो मैग्नेटिक फोर्स का जिक्र कर रही थी, वो कोई भी व्यक्ति राजनीति में जो होता है वो वर्तमान के साथ भविष्य देखता है, भविष्य किसके साथ है। तो इस समय उनके बेटे आगे आएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। शरद पवार साहब वहां बैठे हुए इस प्रश्न पे काफी गंभीरता से सोच रहे होंगे, ऑफकोर्स परिवार के अंदर, क्योंकि ये दोनों के विलय की बात भी परिवार के अंदर ही हो रही थी, दोनों परिवार के बीच में। अगर विलय होता है तो क्या सुप्रिया सुले के हाथ में माने कमान जाएगी, क्या फिर उसके इसमें सुनेत्रा पवार या उनके बेटे कैसे वो होगा। तो ये तमाम सवाल हैं जो आज यहाँ से घटना के बाद जब लोग जाएंगे। मजबूती से संजय जी सुनेत्रा पवार ने अपने आप को कंपोज करके रखा है और जिस दृढ़ता के साथ वो दिखाई दे रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी उस जगह को फुलफिल कर पाएगी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन एक मजबूत लीडर की तरह वो उभर कर आई। पूरी पार्टी को उन्होंने पकड़ के रखा, वो भी तब जबकि विदेशी मूल की थी, वो भी तब जबकि यहाँ की परंपरा उनको नहीं मालूम थी, वो भी तब जब उनकी हिंदी उस वक्त इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद वो जो शक्ति, वो जो पावर उनमें आया और वो जो टीम उनको मिली, उन्होंने आप देखिए एक बढ़िया सत्ता चलाई उस वक्त, एक लीडर के तौर पर अगर आप देखें। बाकी सारी चीजें एक तरफ, लेकिन क्या सुनेत्रा पवार उस जगह पर आ पाएंगी या
वो जगह ले पाएंगी, या फिर बेटे इस बात को आगे ले जाते, या फिर बुआ जो है वो कहती कि अब इस परंपरा को या इस सियासत को मैं आगे लेकर जाऊंगी। हमारे साथ अरुण भी और शिवानी भी है। अरुण, ये यक्ष प्रश्न तो है, और ये देखिए तब जब हम बात कर रहे हैं तब पार्थ पवार और जय पवार दोनों सबको अभिवादन करते हुए, नमन करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए और मजबूती के साथ खड़े हैं। चेहरे का हाव भाव आप जरूर नोट कीजिएगा। अरुण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अरुण, नेटवर्क इशू है। शिवानी, शिवानी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए अब वहां पर व्यवस्था आप देख रहे हैं ना, क्योंकि टाइट व्यवस्था है, जैमर्स भी अपने जगह पर काम कर रहे होंगे, खूब सारे नेटवर्क एक साथ, फोन एक साथ। हमारे साथ यहाँ विवेक भी बने हुए हैं। विवेक, आपकी उपस्थिति कहाँ है और जिसकी चर्चा हम यहाँ स्टूडियो में कर रहे हैं? विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कई बार रूबिका जो सिचुएशंस है वो ऐसे चैलेंज थ्रो करते हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति कई बार आपके एक्सपेक्टेशन या जैसे होता है जो आप कह रही थी कि अंदर से पवार को लेकर बिल्कुल बिल्कुल कि अंदर से बिल्कुल वो दृढ़ता जो सामने आती है, चैलेंज आता है, व्यक्ति कई बार ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कल और आज में बहुत बड़ा एक फर्क हो जाता है। उस फर्क को नाप करके, और ये संभव है कि सुनेत्रा पवार उस दहलीज, वो जो फर्क है उसको पार करके आगे आ जाए। संभव है कि उनके बेटे का, क्योंकि दो उनको सपोर्ट सिस्टम भी घर के अंदर है, जब तक बेटे तैयार होते हैं, या जो पार्टी के परिवार के मुखिया हैं शरद पवार साहब, वो कोई ऐसा सुझाव देते हैं जिसके माध्यम से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। क्योंकि पार्टी का जो सिंबल घड़ी था ओरिजिनल, और पार्टी की पॉलिटिकल लीगेसी को आगे बड़े लेकर कद वाले लीडर्स भी तो है ना, फिर वो भी तो कहेंगे कि प्रफुल्ल पटेल अभी जैसे जितने एक्टिव हैं, उनका एक अहम मतलब सुझाव के तौर पे अहम से होगा कि कैसे क्या करें। लेकिन जो कार्यकर्ता है उनकी जो निष्ठा है, वो निष्ठा पार्टी समझ में आते हैं, लेकिन तभी जब वो परिवारवाद की बात होती है कि वो निष्ठा जो है वो परिवार सेंट्रिक होती है। पार्टी को लेकर कार्यकर्ता काम करते हैं, वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि भाई शरद पवार कह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अजीत पवार कर रहे हैं। अब यहां पर जब अजीत पवार नहीं रहे हैं तो एक मातृ शक्ति अगर सेंटर में रहती है तो फिर उसकी बातों को मानने में या उनकी लीडरशिप में काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता है कि फिर होती है। हो सकता है कि बच्चों को लेकर ये हो कि अभी इनकी उम्र क्या है, अभी तो इनकी शुरुआत हुई है, तो सीनियर लीडर्स हो सकता है इस मसले में कोताही बरते, लेकिन जब दाई की बात आएगी, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा की बात आएगी, तो शायद उस वक्त वो सॉफ्ट हो सकते हैं और ये इतना स्ट्रॉन्ग जो रिबेल है वो ना खड़ा। मेरे ख्याल में आपका बिल्कुल आकलन सही है, क्योंकि जिस तरह से आपने उसको परिभाषित किया है ना कि एक जो मतलब मातृ शक्ति जो होती है वो ताई के रूप में जानी जाती है, उनका एक अपना प्रभुत्व है, कार्यकर्ताओं का कनेक्ट है, उन्होंने एवोल्यूशन देखा है अपने पति का, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो पुराने लोग जुड़े हैं, उनको कम्युनिकेट करने में उनके साथ सुविधा है। तो ये संभव है कि वो लीगेसी उनके पास ट्रांसफर हो या वो उस मेंटल को संभाले, आगे कितनी तैयार है। कई बार परिस्थितियां तैयार कर देती हैं, मतलब तैयार इसमें तो मतलब परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपको तैयार होना होता है, लेकिन ये मतलब पूरा देश और इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए विलय तो हो ही विलय केवल इतना सिंपल इसलिए मुझे संजय जी नहीं दिखाई दे रहा है कि विलय होना मतलब शरद पवार को सरकार में आना। सरकार मतलब जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, वो टूटता है, वो एकदम बिखरता है, और फिर शरद पवार पूरी एनसीपी के साथ यहां पर आते हैं। देखिए उसका इम्पैक्ट राज्य में भी और केंद्र में भी है, क्योंकि शरद पवार साहब के साथ एमपीज की जो संख्या है वो एनडीए के एमपीज के साथ जाकर के जुड़ जाती है। स्टेट में उनका काफी छोटा सा घटक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप होगा। और साथ में उसमें एक चीज और भी है कि
शरद पवार साहब की जो पार्टी इस समय में एनसीपी शरद पवार है, उसमें सुप्रिया सुले उस पार्टी को मतलब भविष्य के लोगों को लीड कर रही हैं। फिर दोनों परिवार एक साथ विलय होते हैं। इतने समय से बात चल रही थी, अभी तक नहीं हुआ था, शायद पंचायत इलेक्शन के बाद होता है। इसके बाद ये सवाल फिर से उनके पास भी आएगा, शरद पवार के पास भी आएगा, सुप्रिया सुले के पास भी आएगा, सुनेत्रा पवार के पास आएगा, पार्थ पवार के पास आएगा, और तमाम लोग जो परिवार के साथ या पार्टी के साथ उनके जो कद्दावर नेता हैं वो जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट कुछ होना शायद संभव नहीं हो, क्योंकि ये पहले तो रिकॉन्साइल करेंगे। राजनीति तो बहुत क्रूअल है ना संजय जी, इट्स अ वेरी वेरी क्रूअल गेम। मतलब कई ऐसे दर्शक हैं जो ये कह रहे हैं रूबिका जी ये क्या विडंबना है कि अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद ये प्रश्न आ जाता है कि नेक्स्ट कौन। पर राजनीति है ही इतनी खतरनाक चीज और वो है ही इतनी क्रूअल, क्योंकि जो कुर्सी अभी खाली हुई है उस कुर्सी को आपको किसी मुफीद चेहरे से नवाजना पड़ेगा, और कार्यकर्ता भी यही चाहेगा कि अब हु नेक्स्ट हु, कौन हमें लीड करेगा, हमारा लीडर कौन होगा। वो बारामती के लोग जो कह रहे हैं कि अब हम अनाथ हो गए हैं, अब हम किसके पास जाएंगे, अब वो जनता दरबार कौन लगाएगा, उस शिकायत को भी पूरा करना होगा। जनता दरबार किसी को लगाना ही होगा, चाहे वो पार्थ लगाए, चाहे वो जय लगाए, चाहे वो सुनेत्रा ताई लगाए, लेकिन ये जनता दरबार ये परंपरा रही है बारामती की और ये मजबूती रही है बारामती की। और ये काम पवार परिवार को और खासकर एनसीपी जब अजीत पवार में बढ़ गई और शरद पवार में बढ़ गई, और शरद पवार जिस तरीके से इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है वो एक बड़ा फैसला लेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि जनता का इमोशन अजीत दादा के साथ अभी बहुत भयंकर तौर पर जुड़ा हुआ है, और ऐसे में किसी तरह का ऐसा एक्शन ले लेना या ऐसा कोई फैसला ले लेना तो ये इनके खिलाफ भी जा सकता है। दूसरा है कि शरद पवार जितने एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं या परिवार के मुखिया हैं, वो जानते हैं कि हमारी लेगेसी, हमारे परिवार की लेगेसी और हमारी पार्टी की लेगेसी कैसे आगे बढ़ेगी या कैसे मतलब यादों में या भविष्य में, क्योंकि आप हर स्टेज में काम करते हुए इतिहास में भी किस तौर पे इतिहास आगे बढ़ेगा या इतिहास लिखा जाएगा या लोग कैसे देखेंगे, अपने नेता के प्रति क्या भाव सम्मान होगा, ये चीज़ें आएंगी। ये मतलब राजनीति तो क्रूअल है ही, मतलब इसमें तो कोई कहने की बात नहीं, पॉलिटिक्स इज अ वेरी क्रूअल गेम। एट द सेम टाइम किसी भी परिवार में जब परिवार का मुखिया जाता है तो ये परिवार के सामने शाम या अगले दिन या क्रिया खत्म होते होते ये प्रश्न सामने आता है। अगर कोई बिजनेस हाउस है वहां भी इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि औचक कोई चीज हो जाती है, किसी को कमान संभालनी पड़ती है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। यहाँ चूंकि ये राजनीति का क्षेत्र है, लोगों से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे गवर्नेंस का, वो उसमें भी सत्ताधारी पार्टी है, मतलब इसलिए और भी 3 कोने हैं ना। हाँ। एक कोना अभी आप देख रहे हैं एकदम खाली है, शून्य है वो कोना, और इसीलिए उस कोने की भरपाई होना बहुत